गुड मॉर्निंग। जैसे कि पिछले व्याख्यान में आप लोगों ने महिलाओं का भेदभावपूर्ण मूल्यांकन और समाजीकरण दो बिंदु पर चर्चा सुनी। आज हम अगला बिंदु जो शोषण है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उपेक्षा है, इन पर आज का व्याख्यान देंगे। आपने देखा होगा पुरोहितों, पंडितों, दार्शनिकों, लेखकों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और राजनेताओं ने अब तक यह दिखाने की चेष्टा की है कि औरत की अधीनस्थ स्थिति स्वर्ग में ही बनाई जा सकती है या बनाई गई है। पृथ्वी पर उसे उसकी सुविधाएं मिलती हैं। स्पष्ट है कि जिस धर्म की खोज पुरुष ने की है या की हो, वह स्त्री को अपने अधीन ही रखेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस धर्म की खोज पुरुष के द्वारा हुई है, तो वह स्त्री को अपने अधीन ही रखेगा। वास्तव में आदमी होना स्वयं एक विधेयक प्रक्रिया है, जबकि औरत होना केवल एक निषेध का प्रतिनिधित्व करता है। इसी आधार पर रोमन कानून में औरत को असंतुलित और बेवकूफ तक कहा गया है। हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं, किंतु आज भी हम देखते हैं कि भारतीय महिला की शिक्षा का प्रतिशत पुरुषों से कम है, जबकि बराबर होना चाहिए। अशिक्षा है, पर्दा प्रथा है, आदि ऐसी कुप्रथाएं हैं जिनके कारण आज भी स्त्री को अपना स्वतंत्र जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अर्थात ये जो अशिक्षा है, पर्दा प्रथा है और कुप्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित हैं, उनके कारण एक महिला अपना स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रही है। अगर बराबरी और समता को दुनिया की औरतों के संदर्भ में जांचा जाए, तो यह जानकर हमें हमेशा निराशा ही होगी कि इस दिशा में चार कदम का सफ़र ही केवल 4 कदम का सफ़र ही तय किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति के एक बड़े हिस्से में आज भी स्त्रियों के प्रति किसी सुलझे दृष्टिकोण का चिंताजनक अभाव बना हुआ है। भौतिक और वैज्ञानिक विकास की चमत्कारी ऊंचाइयां तक कर रहे विश्व के अनेक देशों में ज़्यादातर स्त्रियां अब भी स्व-विकास के मूल मानवीय अधिकारों से कोसों दूर है। एक तरफ से हमारा समाज, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, वैज्ञानिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत ऊंचाई को छू रहा है, लेकिन अभी भी स्त्रियां अपने स्व-विकास के मूल मानवीय अधिकारों से कोसों दूर रही है। अर्थात उनको वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जो एक पुत्र को प्राप्त होती है, जो एक महिला को प्राप्त होनी चाहिए थी। वो स्वतंत्रता उसको प्राप्त नहीं है। और ये बात जो है वो जानी मानी बात है कि अत्याचार वो चाहे राज्य की ओर से हो या संपन्न प्रभुत्वशाली वर्गों की ओर से हो या फिर सामाजिक शक्तियों की टकराहट की वजह से है, सबसे ज़्यादा और प्रत्यक्ष रूप में जीवन स्त्रियों के जीवन में ही दिखाई देते हैं। यदि हम अत्याचार की बात करें तो अत्याचार भले राज्य की ओर से हो रहे हों या संपन्न जो प्रभुत्वशाली वर्गों की ओर से हो रहे हों या फिर केवल सामाजिक शक्तियों की टकराहट की वजह से हो रहे हो, तो सबसे ज़्यादा और जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है हुए हैं वो स्त्रियां हुई हैं। विश्व स्तर पर
मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे ज़्यादा मामले यौन भेद और यौन हिंसा से जुड़े होते हैं। इसी संदर्भ में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल 10 लाख से ज़्यादा बालिकाएं सिर्फ इसलिए मर जाती हैं या मार दी जाती हैं कि उस वर्ग में जन्म ले रही है जिसे मनुष्य से एक दर्जा नीचे माना जाता है। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में महिलाओं एवं बालकों के शोषण के विरुद्ध उपचारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार मानव के दुर्व्यवहार नहीं बल्कि दुर्व्यापार एवं बेगार का प्रतिशोध करता है। मानव दुर्व्यापार एवं बेगार में निम्नलिखित बिंदु को सम्मिलित माना गया है। पहला है मनुष्य एवं स्त्री का पशुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों एवं बालकों का अनैतिक व्यापार, दास प्रथा, बेगार अथवा बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि। और भारत में मनुष्यों से पशुओं की भांति काम लेने की प्रथा एवं परंपरा रही है। जिस प्रकार से हम पशुओं से काम लेते हैं उसी प्रकार से भारत में मनुष्य से पशुओं की भांति काम लेने की प्रथा और परंपरा रही है। मनुष्यों को तागों एवं गाड़ियों में जोता जा रहा है। वे मैला और कूड़ा करकट उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, वस्तुओं की भांति मनुष्य और स्त्रियों का क्रय विक्रय भी होता रहा है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा इसे अब असंवैधानिक करार दे दिया गया है। अब जो जिस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है तो शोषण की मुक्ति के लिए अनुच्छेद 23 संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया है। अब हम बात करेंगे उपेक्षा। आरंभ में जब मानव का उद्भव हुआ था तो स्त्री पुरुष के कार्यों में कोई भेद नहीं था। जो जो मानव विकास की ओर बढ़ता चला गया तो उसके कार्यों में विभाजन भी होता चला गया। इन कार्यों में विशेषीकरण आया तथा स्त्री पुरुष में श्रम विभाजन हुआ, जबकि प्रारंभ में ऐसी स्थितियां नहीं थी। जो श्रम विभाजन जैसी स्थितियां उस समय नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनके कार्यों में विभाजन हुआ और कार्यों में विशेषीकरण आया और स्त्री पुरुष में श्रम विभाजन होता गया। संसार का प्रत्येक समाज मातृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित हुआ। प्रारंभ में मातृसत्तात्मक परिवार होने के कारण संपत्ति पर, परिवार के नाम पर, वंश आदि पर स्त्री का अधिकार होता था, जिससे उसकी स्थिति उच्च हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और इसने पितृसत्तात्मक रूप ग्रहण कर लिया। प्रत्येक मामले में पुरुष ने अपना आधिपत्य जमाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में जब सत्ता आ गई और वह स्त्री को तुच्छ समझने लगा, वह उसकी उपेक्षा करने लगा। उत्पादकता का संपूर्ण आश्रय लेकर पुरुष ने स्त्री को घर की वस्तु बना दिया और स्वयं उसका मालिक बन बैठा। और विभिन्न युगों में नारी की सामाजिक परिस्थिति को आपने पहले भी कुछ व्याख्यानों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन थोड़ा सा एक बार आपको और रिमाइंड करा दूं। वैदिक युग में, अगर हम वैदिक युग की बात करते हैं तो वैदिक युग में उसकी जो सभ्यता थी
इनके पूर्व हो चुकी थी, क्योंकि इन सभी में वेदों की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक युगीन सभ्यता में भारत में आर्यों का राज्य था। आर्यों ने ही वेदों की रचना की। उनका जीवन सुखमय था। विवाह को संस्कार माना जाता था और स्त्रियों का समाज में आदर किया जाता था। वैदिकोत्तर कालीन समय में शादियां प्रतियोगिता के आधार पर होती थी। आर्य समाज में समय बीतने के साथ साथ स्त्री की स्थिति में अपेक्षाकृत अंतर आया। निम्न और उच्च जातियों की स्त्रियों में भेदभाव शुरू हुआ और ज्यों ज्यों समय बीतता गया तो स्त्री की स्थिति भी नीचे खिसकती गई। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में स्त्रियों के चरित्र के साथ सवाल जोड़कर उसे लाजवंती या छुई हुई बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय महिलाओं की स्थिति ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना प्रारंभ हुआ। रामायणकालीन युग में नारी की अगर हम बात करें तो रामायणकालीन युग में स्त्री को नैतिकता का आदर्श मान लिया गया। वह पुरुषों की दासी के समान हो गई। स्त्री का कर्तव्य पति सेवा तथा अंध आज्ञा का पालन हो गया। और द्वापर युग की अगर हम बात करें तो द्वापर वह युग था जब नारी को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। उसे यौन शुचिता के आवरण से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण ने पहला कदम उठाया। कृष्ण ने उन 16,000 नारियों से विवाह किया जो राक्षस की कैद में थी। यह कृष्ण की उदारता एवं यौनी आधार के विरुद्ध क्रांति थी। यही नहीं, उन्होंने औरत के साथ मित्र जैसा संबंध स्थापित किया। और जैसे ही इस संबंध में कहा गया कि सारे संसार के इतिहास साहित्य वाड्मय किंवदंती और कृष्ण द्रौपदी जैसा सखा सखी संबंध नहीं मिलेगा। वह दुनिया को एक बनाने वाला संबंध था। नारी यदि कहीं नर के बराबर हुई तो वह केवल ब्रिज में और कहीं नहीं। तो द्वापर युग में नारी की स्थिति के बाद बौद्ध काल में स्त्रियों की क्या दशा थी। बौद्ध काल में स्त्रियों की दशा अत्यंत हीन व शोचनीय हो गई। जैसे नदी, पथ, शराब खाने आदि सबसे उपभोग की वस्तुएं हैं, वैसे ही स्त्रियां भी सबके उपभोग की वस्तुएं बन गई। ऐसा जातक कन्याओं के अध्ययन से ज्ञात होता है। तब दासी प्रथा भी जोरों पर थी। स्त्रियों को सामान्य रूप से रहने का अधिकार समाप्त प्राय हो गया। उनकी विशेष जगह एवं उपयोग निश्चित कर दिए गए। वह पुरुष की हृदयहीनता एवं संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। अब मुगलकालीन औरतों के बारे में हम बात करें तो मुगलकालीन औरतें पर्दे की कैद में चली गई और शिक्षा, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों से ऐसे उसको अलग कर दिया गया जैसे एक कहा जाता है कि दूध में से मक्खी को अलग कर देना। और ब्रिटिश काल में औरतों के मामले में पश्चिमीकरण विशेष प्रभावी न हो सका। बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यावध आदि आंदोलन औरतों की दयनीय स्थिति की ऊपरी सतह पर आघात पहुंचा सके। और भारतीय परंपराओं के अनुसार वैदिक युग के बाद से आज तक हमारे साहित्य और विशेष रूप से कविता में स्त्री का गुणगान होता रहा है, किंतु उसके साथ व्यवहार में कुछ और ही होता रहा है। उसे तो सिर्फ भोग की वस्तु एवं नौकरानी माना जाता रहा। एक तरफ से तो हम ये कहते आए हैं कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी तरफ से महिलाओं के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं।
अर्थात उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनको घर की चार दीवारी के अंदर रहने को मजबूर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से महिलाओं की लगातार उपेक्षा होती रही, जो वर्तमान में भी हम देखते सुनते हैं कि महिलाएं अभी भी हमारे समाज में उपेक्षित हैं। उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगा देना, उनका उत्पीड़न कर देना, उनको मजबूरन वैश्यावृत्ति की ओर धकेल देना, ऐसी अभी हमारे समाज में इस प्रकार की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को हम आगे पढ़ेंगे कि नारी कि क्या किस प्रकार से उसका उत्पीड़न होता है और किस प्रकार से उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और किस प्रकार से उसको वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने कार्यों की ओर धकेल दिया जाता है। इसको हम अगले लेक्चरों में आपको बताते रहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और थैंक यू।